हमारे इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में और समझेंगे कि करंट जो है वो किस तरह से किसी भी बॉडी को हीट करता है। उससे पहले इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप समझिए कि कोई यहाँ पे देखिए आपकी गाड़ी है, आप इस तरह समझिए आपकी गाड़ी है ये, ठीक है, और आपको ए पॉइंट पे पहुँचना है। बट यहाँ जाने के लिए दो पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पहला वाला जो पाथ है और ये दूसरा वाला जो पाथ है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि पहला वाला पाथ जो है वो बहुत ही अच्छी पाथ है और इसके जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही चौड़ा अवेलेबल है, अच्छा खासा रास्ता अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा वाला जो पाथ है ये ख़राब है, ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा कि अगर आप पहले वाले दूसरे वाले पाथ के थ्रू जाते हैं तो आपका गाड़ी क्या होगा, वो गर्म होगा, ठीक है, और आपको चलाने में भी दिक्कतें आएगी बहुत सारी। लेकिन जब आप पहले वाले पाथ के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, आप आसानी से और बहुत ही कन्वीनियंस वे में आप यहाँ अपने कार से ए पॉइंट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। करंट एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, देखिए ये हमारा कंडक्टर है और इसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये फ्लो करता है तो क्या होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के और दूसरे एटम से क्या करता है, ये टकराता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि इसके टकराने के कारण क्या होता है, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और उसके कारण वर्क डन हो रहा है और उस वर्क डन के कारण क्या होता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रही मेरी बात। उस वर्क डन के कारण क्या होता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। और देखिए हमें ये तो नहीं दिखता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत आ रही है। हमें क्या दिखता है कि जैसे मान लीजिए हीटर है, हम लोग अगर उसको लगाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वो गर्म हो गया है। समझ रहे मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर किसी भी बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो उसके अंदर उसे फ्लो करने में दिक्कतें आती है, ठीक है। और जिस बॉडी में ज़्यादा दिक्कत होगा फ्लो करने में, उसमें वो क्या करेगा, वो हीट, यानी कि वहाँ पर उसको चलने में उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वो वर्क डन क्या कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के थ्रू क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो अब हम ये जो हमारा जो फिजिक्स का जो मीनिंग है इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ पता है। देखिए हमें क्या पता है कि V = W/Q। देखिए जो वर्क डन होता है ये W होता है और ये Q है मेरा जो चार्ज फ्लो कर रहा है, और ये पोटेंशियल जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है, या इसके कारण भी ये फ्लो करता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो W = हमारा क्या आएगा, W = आएगा V/Q। और देखिए अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा, V = हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा V = IR, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि करंट I क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो Q = क्या हो जाएगा हमारा, I/T। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, I/R × I/T। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, I² R × T। देखिए और मैंने क्या किया कि ये जो वर्क डन होता है यही क्या होता है, ये इसमें हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू कितना वर्क डन हो रहा है या कितना इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको उसके लिए चाहिए करंट चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है वो चाहिए। आप निकाल लीजिएगा I² R × T। समझ में आ रही मेरी बात। तो हमारे पास हीट डेवलप का फार्मूला क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला हुआ अगर हीट डेवलप जो होता है उसका हुआ I² R × T। ये हमें याद रखना, बहुत ही काम का फार्मूला। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, इलेक्ट्रॉन को इस पाथ में जिस यहाँ पे जाने में दिक्कत कौन प्रोड्यूस करता है, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी का रेसिस्टेंस हाई रहेगा, जिस बॉडी का भी रेसिस्टेंस अगर हाई होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होगा। उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे हीट क्या होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा। अगर किसी भी बॉडी का अगर क्या है, रेसिस्टेंस अगर कम है तो उसके अंदर हीट भी क्या होगा, वो कम डेवलप होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ हमारे ये जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो आपकी हीट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात। ज़्यादा टाइम के लिए कीजिएगा तो वही बढ़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अगर रेसिस्टेंस नहीं रहा, अगर सोचिए किसी बॉडी में रेसिस्टेंस नहीं है, वो सुपर कंडक्टर, वो प्योर, उसका रेसिस्टेंस जीरो है, तो उसके अंदर क्या होगा, आप कितने भी करंट फ्लो कराइए, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो हीट जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ, उसके अंदर हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो हीट के लिए हमारे पास, हीट प्रोड्यूस होने के लिए रेसिस्टेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर उस बॉडी में रेसिस्टेंस नहीं है तो हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि रेसिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। अब देखिए करंट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अगर आप करंट, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इन सभी चीज़ को अब अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आई स्क्वायर पे। अब इसमें देखिए, अगर आप करंट को, अगर आप 2 एम्पियर ले रहे हैं, देखिए अगर आप करंट, अगर आप आई की वैल्यू ले रहे हैं 2 एम्पियर, ध्यान दीजिए, तो हीट कितने से चेंज होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से, ठीक है। अगर आप करंट अगर 3 एम्पियर ले रहे हैं तो हीट क्या होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 से चेंज होगा। आप ध्यान गौर कीजिए, यहाँ पे अगर आर आप 1 ओम है, अगर 2 ओम ले तो 2 गुना से, 3 ओम ले तो 3 गुना से हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी रेसिस्टेंस का अगर हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, या किसी भी बॉडी का हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करना है तो हम लोग रेसिस्टेंस को तो हाई करें ही करें, अगर हम लोग करंट को भी हाई करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर करंट हमारा ज़्यादा रहेगा तो हीटिंग इफेक्ट का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होगा विथ रिस्पेक्ट टू दी रेसिस्टेंस से भी होगा। लेकिन ज़्यादा अगर इफेक्टिव हमें करना है और तुरंत रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इस पर एक छोटा सा 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसको फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए एक और फार्मूला आता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, बस इसमें हम लोग क्या बदलाव कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्या पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर इसको V के फॉर्म में लाना है तो हम लोग I के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हम लोग V बाई आर लिख सकते हैं, बस उसी को यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए ये आई इक्वल टू V बाई आर जो है, इसे हम लोग पुट कर देंगे इस वाले में, तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। देखिए ध्यान से, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। देखिए एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नया क्या फार्मूला आया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखिए तो हमारे पास हीटिंग अगर हमें करंट नहीं दिया हुआ और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 चीज़ आया। अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, सवाल क्या बोला है, ए 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 ओम रेसिस्टेंस। तो हमें क्या क्या दे रहा है, 3 वोल्ट बैटरी, हमें V की वैल्यू पता है, 3 वोल्ट बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, 5 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड। देखिए अब देखिए कहीं कहीं पे आपको घंटा में भी दिया रहेगा, कुछ में दिया रहेगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तुरंत मैं वही बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। देखिए V की वैल्यू दी हुई तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ये वाला फार्मूला, एक मिनट, चलिए आइए। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास V की वैल्यू कितनी दी हुई है, V की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई, तो 3 यहाँ रख देंगे। और देखिए R की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 5, और टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, कितना आया, 9। तो यानी हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 9 जूल का क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही मेरी बात, हीट जो कितना प्रोड्यूस होगा हमारा, वो 9 जूल का। इसी तरह का सिंपल सवाल आता है क्लास 10th के लेवल का, जो थोड़ा सा हम लोग जब पावर पढ़ेंगे अभी, तो पावर से रिलेटेड भी थोड़ा सा आता है, बट बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, वो ईजी ही पूछा जाता है। आप लोग इसे सिंपल सवाल आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बट आपको ये दोनों फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को आपको याद रखना है, तभी आप लोगों को इजी गोइंग बनेगा। नोट कीजिए इसको।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिकल पावर क्लास 9th में जब आप होंगे तो आप लोग मैकेनिकल पावर के बारे में पढ़े होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए, हम लोग क्लास 9 की चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम लोग ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? देखिए, क्लास 9th में हम लोग पढ़ा था पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। ये हम लोगों ने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए, वहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क डन जो होता था वो एफएस होता था। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होता है, ध्यान दीजिए, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो हमारे पास वर्क डन बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई V इंटू क्यू, और पावर निकालना तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर दोनों तरफ हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए V और इनटू, यहाँ पे हम लोग Q को इसके नीचे लेते हैं, और देखिए Q अपॉन T क्या है? हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया? P इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आ गई V इंटू I। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू आई। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये फार्मूला हमारा मेन है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग V को हटा दिए हैं, I को डाल दिए हैं, I को हटा दिए हैं, V को डाल दिए हैं, उससे अलग अलग दो फार्मूला और बनाए हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है? अगर V को हटा देंगे और V की जगह पर रख देंगे IR और इंटू I, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I²R। देख रहे हैं ये एकदम मिलता जुलता है, इसमें टाइम से नहीं मल्टीप्लाइड है, नहीं तो ये हीट हो जाता। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास क्या आया? एक पावर का फार्मूला, एक पावर का फार्मूला ये भी आया I²R, एक ये भी आया। ठीक है, देखिए अब एक और क्या आया? देखिए एक और हम लोग यहाँ करते हैं, P इक्वल टू V को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, I इक्वल टू चेंज कर देते हैं V/R। तो ये मेरा क्या आ गया? V²/R। तो यहाँ देखिए क्या आया हमारे पास? V²/R। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें एक चीज़ गौर करते हैं कि हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा है कि हीट बराबर क्या होता है? हीट बराबर होता है I²R इंटू टी। ध्यान याद कीजिए, और इसमें भी यहाँ पे भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हीट बराबर हम लोग क्या पढ़ा था? V²R इंटू टी। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर टाइम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हीट निकल जाएगा। अगर पावर पता है तो हीट का फॉर्मूला इजी को याद कर सकते हैं, और मुझे तो लगता ही नहीं कि याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत से डिराइव कर सकते हैं। और अगर आप इस पे से 10-15 सवाल बना लेते हैं तो आपको इसे डिराइव करने के, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जब जितनी बार सवाल बनाए उतनी बार ये लिखिए, जो भी सवाल बना रहे हैं जितनी बार बना रहे उतनी बार लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला याद करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको लिखते क्या होगा? आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। हमारे पास हीट जो निकालना है, तो देखिए ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया पावर, और ये क्या आया? हमारे पास टाइम। तो देखिए तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हीट बराबर क्या होता है? पावर इंटू टाइम, PT, H बराबर PT। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। H बराबर क्या होगा? P इंटू टी। हीट अगर आपको निकालना है तो आप पावर निकालिए, और कितने टाइम के लिए पावर सप्लाई हो रहा है वो आप लगा दीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दिए, आपका हीट निकल जाएगा। और देखिए यहाँ जो पावर जो है इसकी SI यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट होती है वाट। बहुत ही सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, इसे हम लोग वाट में कैलकुलेट कर दिए, जैसे 5 वाट, 6 वाट। जैसे आपका बल्ब भी जो आता होगा तो वो आपका आता होगा 6 वाट का बल्ब है। जैसे LED बल्ब हम लोग बोलते हैं 6 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास एक सवाल है, हम लोग इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए अब हमें ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जो जिसका रेटिंग दिया हुआ है। देखिए अब अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं ना तो उस पर रेटिंग दिया हुआ रहता है। उसका रेटिंग क्या दिया हुआ है? 500 वाट
220 वोल्ट। देखिए अगर आप कोई सामान खरीदेगा ना तो उसके उस पर रेटिंग दिया रहेगा 500 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। या फिर पहले के समय में जो सोडियम बल्ब जाता था, जो येलो वाला बल्ब आता था, उस पर लिखा रहता था इतना वोल्ट इतना वाट। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर उस केटल को अगर 220 वोल्ट अगर सप्लाई मिलेगा कंटिन्यूसली तो वो, ठीक है, तो ये इतना जो पावर जो कंज्यूम करेगा वो 500 वाट कंज्यूम करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब देखिए, तो इसका रेटिंग यहाँ हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए, तो हमें पावर का यहाँ देखिए वाट क्या है, वाट डिनोट करता है पावर को। तो देखिए हमें पावर की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू कितनी पता है, 500 वाट। और क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इट इज़ यूज टू हीट ए वाटर 30 सेकेंड। वो यूज हो रहा है वाटर को कितने सेकेंड यूज करने, 30 सेकेंड ही मात्र हम लोग उसको केटल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 30 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें निकालना है कि, तो फिर बताइए, ठीक है। तो अब ये देखिए एज्यूमिंग दी वोल्टेज टू बी 220 वोल्ट, वो क्या बोल रहा है कि वोल्टेज जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट ही दे रहे हैं, उससे कम नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये अपने फुल रेटिंग पे ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमें ये बताना है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या पता है, हीट H इक्वल टू क्या होता है, हमें ये पता है H इक्वल टू होता है P इंटू टी। बहुत ही सिंपल, ये याद रखिए, H इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, PT, H इक्वल टू PT, ठीक है। तो यहाँ ये लगा दीजिए 500 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, इतना जूल हो गया। तो हमारे पास हीट कितना प्रोड्यूस हो गया, हीट जो वो प्रोड्यूस होगा वो कितना हो गया, इतना जूल प्रोड्यूस हो गया। आ गया आंसर हमारा, बहुत ईजी गोइंग में, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक पावर पे कराया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ फ्यूज के बारे में बताना है और ओवरलोडिंग के बारे में बताना है, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बताने के उसके बाद मैं एक लेक्चर लूँगा जिसमें पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंता नहीं करना है कि न्यूमेरिकल हम लोग और भी ज़्यादा करेंगे, इतना न्यूमेरिकल से काम नहीं चलने वाला है, और भी मज़ेदार न्यूमेरिकल करेंगे। बट अभी शुरुआत के लिए अभी इतना ही काफ़ी। आप लोग इसे समझिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अगला लेक्चर मेरा आएगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।